ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हो सकता है कि ये कहानी आपको विचलित कर दे। हमारा मकसद इस कहानी के जरिए आपको जागरूक करना है, तो कृपया ये कहानी अपने जोखिम पर सुने। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इस गांव के बाहर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ की औरतें खाना बनाने और टिफिन पैकिंग का काम करती हैं। उन्हीं में से एक थी पालकी देवी। पालकी अपने घर में अकेली रहती है। कुछ समय पहले उसका पति गुजर गया था। घर में कमाने वाला ना होने के कारण उसकी आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर भी उसने इधर उधर काम कर कर थोड़े पैसे इकट्ठे किए और अपने एक लौते बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पालकी देवी का बेटा किशोर एक बहुत ही होनहार और समझदार लड़का था। अब वो अपना घर खर्च और अपने बच्चे की कॉलेज फीस के लिए यहाँ इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है। आज भी पालकी देवी रोज की ही तरह रेस्टोरेंट में अपना काम कर रही थी। तभी पालकी के पास रेस्टोरेंट का मालिक आता है और उसे जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पालकी ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी से ये 4 टिफिन पैक कर दो, अभी तक हुए क्यों नहीं? जी सर, मैं कर रही हूँ, बस मुझे 5 मिनट का समय और दे दीजिए। ग्राहक को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता? जल्दी से टिफिन पैक करो। इस रेस्टोरेंट का मालिक अशोक एक बहुत ही खड़ूस, गुस्से वाला और घटिया इंसान था। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी वर्कर्स उसके लिए एक मशीन थे, जिससे वो जितना हो सके उतना ज्यादा काम लेना चाहता था। पालकी देवी अपने बॉस की गुस्से भरी बातों से थोड़ा परेशान हो गई थी। पालकी देवी की दोस्त रोशनी उसके पास आई और उससे कहा, पालकी तुम चिंता मत करो, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। शुक्रिया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पालकी ने रोशनी से कहा। थोड़ी ही देर में अशोक वापस आया। उसने देखा कि पालकी ने सारे टिफिन पैक कर दिए हैं। क्या बात है पालकी, तुमने तो काम काफी जल्दी कर लिया। ये कहते ही अशोक पालकी के पास आया। अशोक ने पालकी की पीठ पर हाथ रखा और सरकास्टिक सी टोन में पालकी से कहने लगा, पालकी तुम तो दिन ब दिन काफी अच्छा काम कर रही हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा प्रमोशन दे देना चाहिए। पालकी अशोक की आंखों के पीछे छुपी हवस साफ साफ देख पा रही थी। पालकी ने गुस्से में अशोक से कहा, सर मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, अपनी ये घटिया हरकतें किसी और के साथ कीजिए। ये कहकर पालकी ने अशोक को धक्का दिया और अशोक लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे चला गया। इतने में ही अशोक का फोन बजा। अशोक ने जैसे ही फोन निकाला तो उसने देखा कि स्क्रीन पर कस्टमर का नंबर फ्लैश हो रहा है। अशोक ने थोड़ा शांत होते हुए पालकी से कहा, तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर अशोक वहां से फोन पर बात करते हुए चला गया। इस रेस्टोरेंट की सभी औरतें अशोक के इस घटिया व्यवहार से परेशान रहती थीं। दूसरी तरफ इसी शहर के एक छोटे से गांव के किसी घर में पार्टी चल रही थी। आज इस घर के मालिक और उसकी बीवी की 25वीं एनिवर्सरी थी। इस घर के ओनर डॉक्टर केशव अपनी पत्नी के साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास 2-3 जन फ्लावर बुके लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आपको और आपकी पत्नी को सिल्वर जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लीजिए सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मिस्टर एंड मिसेस कटारिया, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जोड़ी ऐसे ही 100 सालों तक खुश रहे। सभी लोगों ने केशव और उसकी पत्नी गीता को उनकी शादी के 25 साल पूरे हो जाने पर शुभकामनाएं दी। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ एंजॉय तो कर रहे हैं ना? केशव ने सभी मेहमानों से पूछा। जी मिस्टर कटारिया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी मिस्टर कटारिया, आपकी ये पार्टी वाकई लाजवाब है। जी मिस्टर कटारिया, आज का ये दिन हम सबको याद रहने वाला है। लगभग रात के 1-1:30 बजे तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। सब मेहमान घर से जा चुके थे। इस वक्त डॉक्टर केशव और उसकी पत्नी डॉक्टर गीता अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। डॉक्टर केशव की पत्नी डॉक्टर गीता कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते जब डॉक्टर गीता ने ड्रॉर खोला तो उनकी नजर अचानक एक पेपर पर गई। जब डॉक्टर केशव वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने गीता को अपने सामने गुस्से में खड़े हुए देखा। गीता ने गुस्से से केशव से कहा, केशव ये क्या है? तुम इसके बारे में मुझे कब बताने वाले थे? केशव ने गीता के हाथ में बैंक की तरफ से आया हुआ नोटिस देखा। केशव ये देखकर चिंता में आ गया कि गीता को इसके बारे में पता चल चुका था। देखो गीता, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था। दरअसल ये बैंक नोटिस पिछले हफ्ते ही आया था। हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हम बैंक का लोन नहीं दे पा रहे हैं।
हमारा क्लिनिक भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि हम इस छोटे से गांव से ज्यादा नहीं कमा पाते। इस गांव में डॉक्टर कटारिया को सब बहुत मानते थे। आसपास के गांव भी डॉक्टरी इलाज के लिए कटारिया फैमिली पर ही निर्भर थे। इस गांव से शहर 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता था, जिस कारण लोगों को इलाज करवाने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता था। लेकिन जब से कटारिया फैमिली इस गांव में आई थी, लोगों की ये मुश्किल दूर हो गई थी। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे इंसान थे, जो लोगों की मदद करने के लिए आधी रात को भी तैयार रहते थे। दूसरी तरफ किशोर हॉस्टल के अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कल से उसके फाइनल एग्जाम्स शुरू हो गए हैं। वो एक बहुत ही मेहनती लड़का है, जो अपनी माँ के लिए कुछ बनकर दिखाना चाहता है। वो अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। उसे इस बात का अच्छे से एहसास है कि उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें झेली हैं। 10 दिन बीत जाते हैं। आज किशोर का फाइनल एग्जाम था। किशोर जब कॉलेज से अपने हॉस्टल के रूम में आता है, उसे याद आता है उसने पिछले 2 दिनों से अपनी माँ से बात तक नहीं की थी, क्योंकि उस पर एग्जाम्स का बहुत ज्यादा लोड था। किशोर अपनी जेब से फोन निकालता है और अपनी माँ का नंबर डायल करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है। उसे थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर वो सोचता है शायद माँ के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। किशोर दोबारा से 1 घंटे बाद अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन फिर उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ ही बताता है। किशोर को अब अपनी माँ की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। अब किशोर अपनी आंटी रोशनी को कॉल लगाता है। रोशनी का घर किशोर की माँ के घर से थोड़ा ही दूर था। उधर से रोशनी जैसे ही फोन उठाती है, किशोर उससे कहता है कि हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ मैं आंटी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मॉम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या प्लीज़ आप घर जाकर मेरी माँ से बात करवाएंगी? देखिए जाकर, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखती हूँ। रोशनी भी किशोर की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पालकी देवी काम पर भी नहीं आई थी। लेकिन रोशनी ये बात किशोर को नहीं बताती। वो ये नहीं चाहती थी कि किशोर परेशान हो। थोड़ी ही देर में रोशनी पालकी देवी के घर पहुंच जाती है। रोशनी दरवाजा खड़काती है, लेकिन थोड़ी देर दरवाजा खड़काने के बाद भी कोई दरवाजा खोल नहीं रहा था। अब रोशनी को भी थोड़ी चिंता होने लगती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है कि अंदर कोई है या नहीं, लेकिन अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। रोशनी इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। रोशनी पालकी के पड़ोसियों से पूछती है, सुनिए भैया, क्या आपने पालकी देवी को देखा? वो अपने घर पर तो नहीं है। पालकी देवी घर पर नहीं है? ये तो हैरानी की बात है। पिछले 2 दिनों से हमने भी उसे यहाँ पर नहीं देखा। जी, उनके बेटे का मेरे पास फोन आया था, वो भी अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है। इतने में ही रोशनी का फोन बजा। स्क्रीन पर किशोर का नंबर फ्लैश हो रहा था। रोशनी ने फोन उठाया और किशोर को सारी बात बताई। अगले दिन किशोर सुबह की पहली बस पकड़ते ही गांव आ गया। गांव आते ही रोशनी और किशोर ने आसपास लोगों से पूछना शुरू कर दिया। किशोर ने उसकी पड़ोसन आंटी से पूछा, आंटी क्या आपने माँ को कहीं देखा जाते हुए? बेटा मैंने तुम्हारी माँ को देखा तो था कुछ दिन पहले एक आदमी आया था तुम्हारे घर। वो उनके साथ कहीं गई थी, लेकिन फिर शाम को वो वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। किशोर ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया था। रोशनी ने किशोर को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा। पुलिस आती है और उन्हें पूछताछ करने पर पता चलता है कि पालकी जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, उसी का मालिक कुछ दिन पहले उसके घर आया था। थोड़ी ही देर बाद पुलिस रेस्टोरेंट पहुंचती है। अशोक रिसेप्शन पर ही बैठा हुआ था। पुलिस की गाड़ी अपने रेस्टोरेंट के बाहर रुका देखकर अशोक थोड़ा घबरा जाता है, और जैसे ही पुलिस वाले उसकी तरफ आते हैं तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस तो बस उससे पूछताछ करने आई थी, लेकिन अशोक को ऐसे भागता देखकर पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि पालकी देवी के गायब होने के पीछे हो ना हो इस अशोक का ही हाथ है। अशोक ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस जैसे ही अशोक को पकड़ती है तो अशोक रोते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसे नहीं मारा, इस सब में उन 2 लोगों का हाथ है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने किन्हीं 2 लोगों के साथ मिलकर पालकी देवी को मार डाला। तो आखिर क्यों इन तीनों ने मिलकर पालकी देवी को मारा? क्योंकि वो तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमाकर खाने वाली औरत थी। जानने के लिए सुनते रहिए ह्यूमन सैक्रिफाइस, ओनली ऑन स्कैरी नाइट्स पर।